नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज निधि प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 2 की। और इस इतिहास की पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। ये है आपकी विषय सूची जिसमें अध्याय दिए गए हैं 8। इनमें से पहले 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। चलिए देखते हैं। ये है तालिका 1, दिल्ली के शासक, जिसमें पहला है राजपूत वंश और इसमें भी आता है हमारा सबसे पहले तोमर वंश। ये रहा आपका आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक। तोमर वंश का महत्वपूर्ण शासक रहा अनंगपाल, जिसने शासन किया 1130 से 1145 ईस्वी तक। फिर आता है चौहान वंश। चौहान वंश का शासन रहा 1165 से 1192 ईस्वी तक। और चौहान वंश का प्रमुख शासक रहा था पृथ्वीराज चौहान, जिसने शासन किया था 1175 से 1192 ईस्वी तक। फिर आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक। इनका शासन रहा 1206 से 1290 ईस्वी। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जिसने शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका शासनकाल रहा 1210 से 1236 ईस्वी तक। फिर रजिया आती है। रजिया ने शासन किया था 1236 से 1240 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल रहा 1266 से 1287 ईस्वी। फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश शासन करता है 1290 से 1320 तक, जिसके प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसने शासन किया 1290 से 1296। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है, उसका शासनकाल रहता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके बाद आता है तुगलक वंश। इसका शासनकाल रहा 1320 से 1414 ईस्वी, जिसके प्रमुख शासक आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिसने शासन किया 1320 से 1324 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने शासन किया था 1324 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिर अगला वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का प्रमुख शासक था खिज्र खां, जिनका शासनकाल रहा 1414 से 1421 ईस्वी। फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश शासन करता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। और लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोधी कहलाता है। और बहलोल लोधी जो होता है उसका शासनकाल रहता है 1451 से 1489 ईस्वी तक। तो ये थी आपकी तालिका, जिसमें राजवंशों को दिखाया गया है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तालिका 1 पर नज़र डालिए। जैसे कि अभी हमने देखा, पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 को फिर से देखिए और उन पर जो 5 वंश हैं उनकी पहचान कीजिए, जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तो फिर से देखते हैं। यह है आपकी तालिका 1 और इसमें वे शासक यानी वे वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, तो वो आपके होते हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभिक तुर्की शासक जो ऐबक वंश है, या इसे हम दास वंश, गुलाम वंश, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेके ये प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, इन 5 वंशों से मिलके दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली, कोहिना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। दोस्तों, ये है आपका मानचित्र 1। इसमें दिया है 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। तो ये दिल्ली का मैप है।
जिसमें आपको सीरी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। सीरी, जहाँपना, दहलिया, कोयना, इस तरीके से और भी शहर बसे हैं मतलब दिल्ली में, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला। और ये देखिए यमुना बह रही है और यमुना का ये वाला पुराना मार्ग है और ये नए मार्ग पर बह रही है। तुगलकाबाद इसी में पड़ता है। आदिलाबाद, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं इसमें जो भी स्थान दिए हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख यानी तारीख एकवचन और तवारीख बहुवचन है। यानी इतिहास, तारीख या तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इस बॉक्स को पढ़ेंगे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार मुदव्विर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? यहाँ पर दिया है जन्म सिद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना ही जन्म सिद्ध अधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ऐसे ही लिंग भेद के बारे में बताया है यहाँ पे। लिंग भेद क्या होता है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, इसको लिंग भेद कहा जाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह कह सकते हैं या लिंग भेद कह सकते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1336 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इस बॉक्स में पढ़ेंगे हम रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जिसने शासन किया था 1262 से 1289 ईस्वी में। उनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, जिन्होंने शासन किया 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक। उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दोस्तों, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे।
अब इस बॉक्स में देखेंगे एक और नई जानकारी, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। दोस्तों, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? यहाँ पर आश्रित शब्द का मतलब बताया है। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो, उसे हम आश्रित बोलते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। इसे देखेंगे अब। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, जो कि शराब बनाने और बेचने वाला था, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमताओं के उदाहरणों के रूप में किया है। ये प्रश्न आपके लिए, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरागत से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन पर पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज पर लगभग 50% होता था, मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। इस बॉक्स में देखेंगे सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में।
भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान, इस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब देखेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी या सूरी बोल सकते हैं, 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं, जिसने शासन किया 1530 से 1540, फिर दोबारा से शासन किया था हुमायूं ने 1555 से 1556 ईस्वी तक, तो हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासन किया था, उन्होंने अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। दोस्तों, ये था आपका अध्याय 3, जिसमें आज हमने बहुत कुछ जाना। अब हम अगले वीडियो में लाएंगे अगले चैप्टर को, यानी हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब तक के नमस्कार।